नमस्कार दोस्तों। मेरे जो लास्ट 2 थे जो मैंने कोड लिए थे, एक मैंने सबसे पहले लिया था कोड ऑन वेजेस और मैंने दूसरा जो कोड लिया था वो लिया था द सोशल सिक्योरिटी कोड। इन दोनों के 2-2 चैप्टर मैंने आपको करके दो दो पार्ट्स में दिखाया था ताकि थोड़ा-सा ये 20 मिनट का एपिसोड सारे देख पाते हैं, 40 मिनट का एकदम से नहीं देख पाते। अब सभी जो कोड्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 एक्ट्स को कंपाइल करके जो 4 कोड्स में बनाया है, सभी कोड्स इंपॉर्टेंट हैं। एक भी कोड ऐसा नहीं है जिसकी इंपॉर्टेंस ना हो। मेन चीज ये है, ये कोड अगर सबसे पहले जो कोड ऑन वेजेस है वो क्या हमें दिखाता है, वेजेस मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। सेकंड, वो ये दिखाता है दोस्तों भी एक स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए, कोई डिडक्शंस इलीगल नहीं होनी चाहिए और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट साथ में वो लेता है। ऐसे ही उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कोड आ जाता है। सोशल सिक्योरिटी कोड में हमारे रेवेन्यू रिलेटेड एक्ट सारे आ जाते हैं, जैसे बीओसीडब्ल्यू है, ईएसआई एक्ट है, ईपीएफ एक्ट है, एक्सेट्रा। ये आज का जो हमारा चैप्टर जो हमने लिया है, ये कोड हमने लिया है, ये कोड है हमारा द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। अब इस कोड में हेल्थ के रिलेटेड भी वर्कर को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाए। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ साथ उसको हमने क्या क्या चीजें और बतानी है जी। आपकी जो ड्यूटी आवर्स कितने हैं, एक फैक्ट्री के लिए मालिक की क्या ड्यूटीज हैं, वर्कमैन की क्या ड्यूटीज हैं, ये सारा कुछ इस कोड में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, या इसको ये कह लेते हैं जी, ये फर्स्ट पार्ट 1 कोड ऑन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 का पार्ट 1। अब इस कोड में हमने 13 एक्ट्स को कंपाइल किया गया है। बेसिकली लुधियाना में या पंजाब में, नॉर्दर्न रीजन में जो एक्ट मेनली यूज होता है जी, उसको हम फैक्ट्री एक्ट, बेसिक उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और सबसे ज्यादा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट को हम ज्यादा डील करते हैं। माइंस तो यहाँ पे है नहीं। और बाकी के जो कोड्स हैं, जैसे ऑडियो वीडियो का आ गया, विजुअल वर्कर्स का आ गया, या बाकी आ गया, नहीं है। माइंस नहीं है, दूसरे एक्ट नहीं है, बट उसके लिए फिर भी उन्होंने सारे एक्ट्स को कंपाइल कर दिया क्योंकि डेफिनेशंस कॉमन है। वर्किंग कंडीशंस एम्प्लॉयज को इसकी सेफ चाहिए, हेल्थ सेफ प्रॉपर चाहिए, तो इसके लिए सभी इन ऐसे जहां पे रजिस्ट्रेशंस चाहिए एम्प्लॉयज की, वर्क एम्प्लॉयर की, उनको सभी को कंपाइल कर दिया गया। आज जो कोड है उसमें 13 एक्ट्स को शामिल किया गया है और एक कोड बना दिया गया है। कौन कौन से एक्ट हैं? सबसे पहले आता है फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट। उसके बाद आ जाता है जी आपका माइंस एक्ट, डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर एक्ट जो है 1986 का, प्लांटेशन लेबर एक्ट, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन एंड सर्विस मिसलिनियस एक्ट, द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है। उसके बाद मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट है। तो ये सभी एक्ट इसमें आ जाते हैं। अब बीडी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, सिने वर्कर्स वर्किंग कंडीशन जो है उनका भी एक्ट, सिनेमा वर्कर्स का भी इसमें आ जाता है। तो ये 13 एक्ट्स जो हैं, ये सभी के ड्यूटी आवर्स, उनकी वर्किंग कंडीशंस, जो वहाँ की जगह की हैं, उसकी सेफ्टी हेल्थ के लिए ये सभी एक्ट इकट्ठे कर दिए गए हैं, ताकि पहले भी सभी एक्ट्स में हेल्थ और सेफ्टी रिलेटेड प्रोविजन ही थे, बट अब इनको कंबाइंड करके एक ही कोड में बांध दिया गया है, क्योंकि इनका सभी का बेस जो है वो यही है। बेस क्या है? वर्कर को बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, सेफ्टी ऑफ वर्किंग मिले, एक्सीडेंट से
उसका दूर दूर तक कभी वास्ता ना पड़े और उसके ड्यूटी आवर्स फिक्स्ड हों, उससे ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट ना कराई जाए, एटसेट्रा। लेट्स सी। अब इसमें मैं आपको वो चीजों की तरफ ध्यान दिलवाऊंगा, बाकी बाकी के पुराने एक्ट तो सभी ने पढ़े हैं, बट मैं आपको उन चीजों की तरफ लेके जाऊंगा जिन चीजों में नया कुछ आया है, जहां पे कुछ नया आया है। जैसे अडोलसेंट की डेफिनेशन जो है, पहले क्या थी, अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज जो था, 14 साल का बच्चा एडोलसेंट यंग वर्कर माना जाता था फैक्ट्री एक्ट में। अब इन्होंने कह दिया जी 14 साल की एज कंप्लीट कर चुका हो और 15 साल तक वो हो। चाइल्ड लेबर एक्ट के साथ इसको कंबाइंड कर दिया गया, उसकी डेफिनेशन को यहां पे डाल दिया गया। उसके बाद है एजेंट की डेफिनेशन दे दी गई यहां पे। एजेंट जो है वो होता ही दोस्तों माइंस में है। उसके बाद क्या है, डेफिनेशन ऑफ ऑडियो वीडियो ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन की, इसमें जैसे टीवी शोज होते हैं, प्रोडक्शन होती है, सिनेमा थिएटर होता है, ये सभी को इसमें ऐड कर दिया गया। अब जो डेफिनेशन ऑडियो विजुअल वर्कर की हैज बीन एडेड, बैंकिंग कंपनी हैज बीन एडेड, बीओसीडब्ल्यू यानी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट को भी इसमें ऐड कर दिया गया। और इसमें बड़ी मजेदार चीज है, इन्होंने ये कहा है जी जहां पे फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है वहां पे बीओसीडब्ल्यू एक्ट नहीं लगता है। क्लैरिफाइंग, जहां पे पहले कुछ एम्बिग्यूटीज रह गई थी उनको रिमूव करते हुए इन्होंने क्या किया जी, एम्बिग्यूटी को दूर करते हुए उन्होंने उसको क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया भी अब जो पहले देखो पता क्या होता था जी, कोई एक्ट बनता था, किसी ना किसी उसकी क्लॉज पे डिस्प्यूट हो जाता था, उन डिस्प्यूट्स के बेस पे अमेंडमेंट आ जाती थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ जाती थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसके बेस पे फिर अमेंडमेंट आ जाती थी। कोई नई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ना कोई नई अमेंडमेंट ले आती थी, एक्ट अमेंडेड होता 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 कब कहाँ क्या का क्या हो चुका था। अब उन सभी को नए तरीके से, जो भी नई अमेंडमेंट्स हैं उनको नए तरीके से लेकर के ये कोड को बना दिया गया। अब जनरल इसमें क्या है, जो पोर्शन ऑफ फाइन इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ विल बी गिवन टू द पर्सन कंसर्न्ड और हिज फैमिली। क्या होता है जी, जो फैक्ट्री एक्ट है सेक्शन 94 में उसका एक प्रोविजन रखा गया है जी, मिनिमम फाइन इतना होगा, मैक्सिमम फाइन इतना होगा। पहले ये गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता था फाइन। अब क्या होता है, कहते जी एक पोर्शन उसका वर्कर को, उसके परिवार को दिया जाएगा। इट्स ए वेरी गुड मूव। उसके बाद है जो पहले जो 1948 में सेक्शन 2M1 की फैक्ट्री की परिभाषा थी, उसमें 10 एम्प्लॉइज 10 वर्कर्स का जिक्र था भी, जहां पे 10 वर्कर काम करते हैं, विद द एड ऑफ पावर काम होता है, वहां पे फैक्ट्रीज एक्ट लगता है। मगर नहीं, अब नाउ फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 20 पर्सन वुड बी कवर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट। ये 2020 में अमेंडमेंट आ चुकी है पंजाब में, बट ओवरऑल इसको जनरलाइज करने के लिए इस कोड में ही इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2M1 की जो डेफिनेशन फैक्ट्री एक्ट 1948 में है, यहां पे इस कोड में उन्होंने 20 पर्सन पे प्रॉपरली कर दी भी, ये जी 20 आदमी होंगे तभी फैक्ट्री एक्ट प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। जो अब फैक्ट्री 20 एम्प्लॉइज से नीचे जिनके पास एम्प्लॉइज हैं, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगेगा। एस्टेब्लिशमेंट मींस जैसे फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन हमें करानी पड़ती है, ऐसे ही एस्टेब्लिशमेंट को हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे फैक्ट्री एक्ट को एक फीस भरनी पड़ती है हमें जी, 20 एम्प्लॉइज हैं, इतनी हॉर्स पावर है, इतनी फीस है, इतने लाइसेंस फीस है इसकी। ऐसे ही एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करने के लिए भी इनके जो रूल्स हैं, जो आ रहे हैं, ड्राफ्ट रूल्स तो हैं ही, जो रूल्स आ रहे हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट को जो रजिस्टर हमने करना है, वहां पे भी हमें फीस जमा करानी पड़ेगी। अब जहां पे 10 आदमियों से, वर्कर से नीचे काम करते हैं, वहां पे किसी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट माई दिस जो ओपिनियन है, दैट इज टिल द रूल्स जो ड्राफ्ट हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट भी अपने रूल्स लेके आती हैं, ओनली देन इट विल बी फाइनल थिंग।
जो कोर एक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कोर एक्टिविटी इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एक कोर एक्टिविटी है। कहते जी वैसे भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट की तरफ जाएं तो वहां पे क्या कहा जाता है जी, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले सकते हैं मगर उस जगह पे अपनी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं लगाएंगे जहां पे आपका काम पेरिनियल नेचर का होता है और रेगुलर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी वहां पे लगे हुए हैं। यहां पे भी उन्होंने कह दिया जी जो आपकी मेन एक्टिविटी ऑफ वर्क है उस पे आप आदमी को नहीं लगाएंगे। यहां पे भी बोल दिया गया भी जो आपकी कोर एक्टिविटी है वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट टू द कंडीशन है दोस्तों, बट उन्होंने प्रॉपरली इसको डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं ओवर टाइम को। पहले हमें क्या होता था जी, सबके मन में ये रहता था जी जो 3 महीने में एक क्वार्टर में हम 50 घंटे ओवर टाइम लगा सकते हैं। कई स्टेट्स में इसको 75 आवर्स कर दिया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इसको 75 आवर्स कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स ने हर एक ने अपने अपने आवर्स, क्वार्टरली आवर्स के बारे में बताया। कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कम ज़्यादा किया। स्टेट ऑफ पंजाब में इसको 115 आवर्स कर दिया गया क्वार्टर में, बट ये भी कंडीशनल था दोस्तों, ओपन नहीं था भी हम लगा ही सकते हैं। कंडीशनल कैसे था? इसमें कंडीशनल ऐसे था भी उन्होंने एक साथ में कंडीशंस दी हुई थी, एक्सीजेंसीज ऑफ वर्क हो, एक्सपोर्ट का ऑर्डर रुका हुआ हो, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर हो जहां पे नेसेसिटेटेड हो, या ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी हो, ब्रेकडाउन ऑफ पावर हो, तब हम ओवर टाइम लगा सकते हैं। यहां पे इन्होंने हैसल फ्री, मैंने क्यों लिखा हैसल फ्री, इसलिए लिखा उन्होंने क्लियर ही लिख दिया भाई वर्कर की कंसेंट ले लो तो आप ओवर टाइम लगा सकते हो। पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती थी दोस्तों। गवर्नमेंट ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने पूरी कोशिश करी भी किसी भी तरीके की जो बिजनेसमैन को दिक्कत ना आए, और वर्कमैन को के लिए उन्होंने बोल दिया भैया उसकी कंसेंट जरूरी है। अगर वर्कमैन अपनी कंसेंट देता है जी मैं ओवर टाइम पर काम करने के लिए तैयार हूं, तब ही उससे ओवर टाइम लगवाया जा सकता है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्राफ्ट रूल्स हैं वहां पे तो दोस्तों 125 घंटे हैं, 125 आवर्स। मगर अब स्टेट गवर्नमेंट जो अपने रूल्स फ्रेम करती है वो कितने आवर्स लेके आती है, टाइम विल टेल। नाउ एन एम्प्लॉयर may depute his workers on overtime with their consent only, बट हाँ यहां पे उसको पेमेंट एट द डबल रेट देनी पड़ेगी। मगर यहां पे एक और एडिशन की गई है ओवर टाइम के लिए, वो ये एडिशन की गई है भाई जो ओवर टाइम आवर्स पे बंदा काम करता है, ओवर टाइम आवर्स की पेमेंट एक महीने के 26 डेज को की दिहाड़ी बनाते हुए उसको उसकी सैलरी को 26 से डिवाइड करके वो एक दिन का उसका जो वेज रेट आएगा उसके हिसाब से उसकी वेजेस कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट बी ऑक्यूपायर ऑफ द फर्म। क्या होता था जी, फैक्ट्रीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंगेज किए जाते थे, उनको डायरेक्टर बनाया जाता था और उनको ऑक्यूपायर बना दिया जाता था। कहते ना, ऑक्यूपायर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, एक जो कंपनी का रियल डायरेक्टर है वही ऑक्यूपायर होगा। नाउ वन विल हैव टू इन्फॉर्म अबाउट स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। क्या होता था जी, फैक्ट्रीज बंद हो जाती थी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चिट्ठियां निकालते रहते थे जी आपने रजिस्ट्रेशन आपने इस साल की नहीं कराई, मगर फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी। यहां पे ये प्रोविजन दिया गया है इस कोड में, नाउ यू विल हैव टू इन्फॉर्म अबाउट स्टार्टिंग ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट और ए फैक्ट्री, or when the factory has been closed down you will have to intimate the appropriate government about the same. All records to be maintained in electronic format. जब से मैंने ये लेबर लाइन में काम, कंसल्टेंसी का, एडवोकेसी का मैंने शुरू किया, तब से हम लोगों ने अपनी कोर्ट्स में भी मैनुअल रजिस्टरों से ही सारी जो कार्रवाई देखी, और हमने
जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो भी सारे मैनुअल रिकॉर्ड ही बनाते थे। और अगर अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिकली बनाना होता था, बायोमेट्रिक सिस्टम हमें अडॉप्ट करना होता था, तो हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, भैया हमें परमिट कर दो, हम ये इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, फिर हमें परमिशन दी जाती थी। अब उन्होंने ओपन कर दिया। रीज़न इज, आजकल हम किस सेंचुरी में हैं? उस सेंचुरी में अगर हम आज भी मैनुअल रिकॉर्ड की तरफ जाएंगे तो फिर डिजिटल इंडिया हमारा कहाँ गया? सो क्लियर लिख दिया गया, ऑल रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। एम्प्लॉयर को ओपन है, वो मैनुअल बनाना चाहे इट्स हिज स्वीट विल, वो इलेक्ट्रॉनिकली बनाना चाहे इट्स हिज स्वीट विल। नेक्स्ट है नाउ ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर रिगार्डिंग रॉ मटेरियल डिफाइंड। देखो ये पहले भी थी, इसको और क्लैरिफाई कर दिया गया, भाई कोई गलत माल तो नहीं आ गया जिसके कारण हमारे वर्करों को परेशानी हो रही है। ड्यूटी ऑफ आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर डिफाइंड। अगर बिल्डिंग कोई नुकसान होता है और इंजीनियर ने उसका सर्टिफिकेट दे दिया, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, उसको स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट। और जो आर्किटेक्ट है वो जो नक्शा बनाता है उसको अपने एग्जिट और पॉइंट्स जितने भी हैं, सेफ्टी मेजर्स सारे अडॉप्ट करके ही अगर उसने साइट प्लान नहीं बनाया है, देन केस उस पर भी हो सकता है। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉइज हैज आल्सो बीन डिफाइंड। देखो ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉइज पहले क्या होता था जी, एक्सीडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉय की डेथ हो गई, वर्कर की डेथ हो गई, एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल, मौका ही नहीं मिलता था, लंबी लिटिगेशन थी। अब उन्होंने एम्प्लॉय की ड्यूटीज को डिफाइन कर दिया। ये कह दिया दोस्तों भी अगर एम्प्लॉय की गलती से एक्सीडेंट हुआ है, मशीन में अगर कोई उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका कोई एम्पुटेशन हुई है, अगर उससे गलती हुई है मशीन चलाते हुए, एंड इफ इट इज प्रूव्ड, देन एम्प्लॉयर की प्रोसिक्यूशन तो नहीं होगी, फाइन एम्प्लॉय पे भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है सेफ्टी कमेटी फॉर 500 पर्सन। और मगर नो कंडीशन इन केस ऑफ हैजर्डियस प्रोसेस। अगर हैजर्डियस प्रोसेस है फिर काहे की कंडीशन? फिर तो जितने भी वर्कर्स हों, फैक्ट्री एक्ट लग गया तो हमें सेफ्टी कमेटी का गठन करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट जो है एम्बुलेंस रूम जो है वो 500 वर्कर्स के लिए मस्ट कर दिया गया। वेलफेयर ऑफिसर 250 वर्कर्स के लिए मस्ट कर दिया गया, जो ये पहले 500 वर्कर का तक था भी, अगर 500 आदमी होंगे तब वेलफेयर ऑफिसर चाहिए। ये नई अमेंडमेंट्स जो आई हैं, these are much more beneficial to the employees and business friendly for the employer also। ये दोनों के लिए एक कोड अच्छा है। एम्प्लॉयर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए वर्कर की हेल्थ और उनकी वर्किंग कंडीशन का और उनके वर्किंग आवर्स का ख्याल रखना पड़ेगा, और वर्कर को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए पूरी केयर से काम करना पड़ेगा। पहले बाथरूम में काउंटिंग थी जी, अगर 25 आदमियों के पीछे एक बाथरूम चाहिए, मेल्स के पीछे ऐसे ही 25, फीमेल के पीछे एक बाथरूम चाहिए। देखो कोड में अभी ऐसा प्रोविजन नहीं है, हाँ जब रूल्स आएंगे दीज प्रोविजंस विल बी देयर आई प्रिज्यूम। नो बार ऑन ओवर टाइम, ये मैंने पहले ही लिखा दिया। पहले भी ये था भी अगर हमने एक लाइसेंस अप्लाई कर दिया एक स्पेसिफिक टाइम में, हमें वो लाइसेंस इशू नहीं किया गया, देन जो लाइसेंस है वो डीम्ड अप्रूव समझा जाएगा। इफ वी हैव अप्लाइड इन ए प्रॉपर मैनर, जो भी गवर्नमेंट ने दिया है, पूरे फॉर्म्स भरे हैं, सारा कुछ करा है, तो वो हमें प्रॉपर मैनर में अगर हमने उसको सबमिट कर दिया है डॉक्यूमेंट्स को, तो हमें डीम्ड लाइसेंस इसको समझा जाएगा। आगे जो नेक्स्ट है उसमें ये है जी, सेफ्टी ऑफिसर जो था पहले 1000 तक था, 5 तक कर दिया गया। शेल्टर रूम पहले 150 वर्कर्स पर मस्ट थे, अब 50 तक कर दिए गए। कंसेप्ट ऑफ लीव विद वेजेस हैज टोटली बीन चेंज्ड। ये कैसे चेंज हुआ जी, ये मैं बताता हूं। लीव विद वेजेस में हमें देखते थे जी, जो प्रीसीडिंग ईयर है, अगर वर्कमैन ने 240 वर्किंग डेज काम किया
तो उसकी एंटाइटलमेंट बन जाती थी नेक्स्ट ईयर अर्नड लीव की एंटाइटलमेंट बन जाती थी। अब जो वो 240 वर्किंग डेज हैं उनको कम करके 180 डेज कर दिया गया। साथ में उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया ले ऑफ, इलीगल लॉकआउट, जो एम्प्लॉयर की तरफ से क्लोजिंग है या कोई भी अनलॉफुल सस्पेंशन है, मैटरनिटी लीव है, हॉलीडेज जो फेस्टिवल हॉलीडेज हैं, कैजुअल लीव है, और ऐसी ही कोई छुट्टी जो नेसेसिटेटेड एज, जो जैसे वोटिंग इलेक्शन आ गए, एक दिन के लिए बंद हो गया, कोई कर्फ्यू लग गया, उन डेज को लीव्स के लिए वर्किंग डेज की तरह कंसिडर किया जाएगा, 180 डेज में उनको शामिल किया जाएगा। स्प्रेड ओवर अभी प्रॉपर मेंशन नहीं किया है, मगर एक छोटा सा इसमें सेक्शन 25 में इसको मेंशन किया गया है। मगर उसको मेंशन करने के साथ साथ ये भी लिखा गया है भी रूल्स इसके बारे में बताएंगे। रूल्स में भी मैंने पढ़ा है स्प्रेड ओवर है, वहां भी हमें रिलैक्सेशन है, बट स्प्रेड ओवर में जब तक रूल्स प्रॉपर नहीं इस बारे में फ्रेम हो जाते तब तक ये जो स्प्रेड ओवर है अभी इसके बारे में सस्पेंस है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, भी हमें एक एम्प्लॉय को देना मस्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए तो दोस्तों पहले भी था, अब भी है। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ मैप्स नॉट मैंडेटरी फॉर चेंजिंग ऑफ और एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी। पहले क्या होता था जी, जो हमें साइट प्लान्स हमारे अप्रूव होते थे, उन साइट प्लान्स में ये होता था भी साइट प्लान तो अप्रूव हो गई जी, अगर आपने एक लेटर आती थी, अगर आपने मशीनरी चेंज करी या कुछ भी चेंज करा तो आपको साइट प्लान दोबारा सबमिट करने पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है। वो क्या होता था, अगर माइनर चेंजेस है तो फिर सबमिट करने की क्या जरूरत है। देखो, था वो भी एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए। कैसे? वो ऐसे सेफ्टी के लिए था, मशीनें इतनी पास पास ना आ जाएं जिससे वर्कर की मूवमेंट में दिक्कत आए और उसका एक्सीडेंट हो जाए। सो बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। वी मीट यू आफ्टर फ्यू डेज विद द न्यू क्लॉजेज जो भी बाकी की आई हैं इस कोड में। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर माय नेक्स्ट एपिसोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। थैंक यू वेरी मच।